हेलो जी। हाँ, ब्रेक में मैंने ये सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये निष्कर्ष निकल के आया कि हम एसए 520 के अंदर एग्जाम में क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करें, थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं। 4-5 तरह के क्वेश्चन, 6 तरह के क्वेश्चन इस पर से बनते हैं। कुछ टेक्निकल होंगे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो अपन चलते हैं, अपन ने एसए 520 स्टार्ट कहाँ से, राइट? बहुत जल्दी जल्दी से बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं हम, और हम डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चंस टू बी फ्रेम फ्रॉम एस ए 520। ओ माय गॉड, कितना बड़ा था ये! ओ हो एस ए 520। एनालिटिकल प्रोसीजर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बात किया था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, इन दोनों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो या नॉन फाइनेंशियल हो, इनके एनालिसिस वो अपन क्या करते हैं। अच्छा, डायरेक्टली इनका एनालिसिस हो या फिर इनके रिलेशनशिप के साथ एनालिसिस हो, हम वो बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर वन होगा, क्वेश्चन नंबर वन जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर वन जो होगा वो एस ए पी क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ। अगर इंस्टीट्यूट का दिमाग ऐसे होता है कि यार कर दो पास, नंबर वन, इस तरह का क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एनालिसिस प्रोसेस। तो कुछ भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो अपने को क्या करना है बॉस, अपन को एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। और एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करना थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, रीजनेबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जी यार कि क्या फ्लक्चुएशंस हैं और क्या इनकंसिस्टेंसी पाई गई है उनके रिलेशनशिप के अंदर, जो हमने एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या वो डिफरेंस एक्सेप्टेबल है अच्छी बात है, नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन पे जाओ। यहीं से शुरू और यहीं पे अंत हुआ था। तो ये डेफिनेशन आपको हर सवाल के जवाब के लिए पहले डेफिनेशन तो लिख ही देनी है कि भाई साहब एस ए 520 के अनुसार एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ एंड नॉन अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। जब ये डेफिनेशन आप लिख दोगे, आप चाहें तो एक आध एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो कि मैंने भरपूर आपको दे दिए थे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे, ये ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशन एक साथ पूछी जाएगी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेचर एंड पर्पस के ऊपर। तो नेचर में कंपैरिजंस और रिलेशनशिप्स, कंपैरिजन 1 2 3 एंड रिलेशनशिप्स 2। नेचर ऑफ ये क्या है, ठीक है। और नेचर कहें, टाइप्स कहें, टाइप्स में अपन ने 5 टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर देखे थे। कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डाटा विद इंडस्ट्री डाटा, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डाटा विद सिमिलर प्रायर पीरियड डाटा, यानी कि पिछले साल का, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ ऑडिटर ने क्या तय किया है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ क्लाइंट ने क्या तय किया, उसमें किसी तरह का कंपैरिजन है। ये 4-5 तरह के थे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद पर्पस एंड टाइमिंग। तो पहले टाइमिंग की, पर्पस की बात करें तो पर्पस के ऊपर 1 से लेके 7 पॉइंट थे, और इसके अंदर जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए थे ना भाई साहब, ये एग्जाम्पल ये मान के चलो कि एक केस स्टडी इन एग्जाम्पल में से ही होगी। जो बोलो हार जाऊं अगर नहीं आता है तो, जो बोलोगे हार जाऊंगा, यहीं से आने वाला है। एक 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। पर्पस के ऊपर 6-7 पॉइंट्स थे, तो ये 7 पॉइंट्स मैंने दे दिए थे। उसके बाद हम आए थे टाइमिंग के ऊपर, जो कि इसमें शायद, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है 4 मार्क्स का, और वो क्या था, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कुछ आइटम्स होते हैं, तो उसमें अपन ने एग्जाम्पल लिए थे किस किस का, एड वेलोरम ड्यूटी का। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था आपका शुगर का, यानी कि जीएसटी वाला। तीसरा एक एग्जाम्पल लिया था हमने कमीशन एजेंट वाला, और चौथा लिया था मैनेजरियल रिम्यूनरेशन वाला। 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने, एक बार फिर से गो थ्रू करना चाहे आप कर सकते हो, बट 4 नंबर का मान के चलो क्वेश्चन तयशुदा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल तयशुदा है कि पूछे जाने की संभावना है। बात समझ में आता है? उसके बाद ऑडिट फेजेस, ऑडिट फेजेस या ऑडिट प्रोसीजर 2 तरह की होती है, हालांकि ये हम ऐसे 500 के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, बट ये बेसिक्स बात किया था, इसको जाने दो।
टाइमिंग, बिल्कुल 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइमिंग ऑफ एनालिटिक प्रोसीजर, प्रोसीजर कब अपनाई जाती है? तो हम बोलेंगे भाई साहब ये हर फेज में अपनाते हैं। प्लानिंग फेज हो, टेस्टिंग फेज हो, या फिर कंप्लीशन फेज हो। प्लानिंग फेज के अंदर 3-4 बातें थी, टेस्टिंग फेज के अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल्स को लेकर 2 बातें लिख देना है, वो अपन 500 में बात कर चुके हैं। और तीसरी बात, कंप्लीशन फेज के अंदर 2 लाइनें लिखनी है। ये एक बार गो थ्रू करोगे अपने आप चीजें रिमेंबर होने लगेंगी। उसके बाद आता है फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर सैप। दिस इज अगेन आल्सो 4 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें 6 से 7 पॉइंट थे कि डाटा अवेलेबल होना चाहिए, डिसएग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन याद है, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन होना चाहिए। चलिए, उसके बाद आता है सोर्स। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार। हाँ, टेक्निक्स ऑफ सैप। यार ये एकदम मान के चलो कि ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि यार इंस्टीट्यूट का फेवरेट में से कह लो कि टेक्निक्स अवेलेबल ऑन सैप। सैप के ऊपर क्या टेक्निक्स अवेलेबल, सैप के लिए क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है? तो ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट। रीजनेबलनेस टेस्ट के ऊपर अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 3-4 एग्जांपल के साथ इसको लिख देना है 2 लाइन में इसको डिफाइन करके। और 4 से 6 एग्जांपल मैंने आपको लिखवाए थे इसके। रीजनेबलनेस टेस्ट के अंदर अपन ने बात किया था कि यार यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल डाटा को ही आधार मान के चला जाता है। और इसके देखो हमने एग्जांपल्स लिखे थे, जैसे होटल का ऑक्यूपेंसी रेट, होटल हो या सिनेमा हॉल हो, उसमें ऑक्यूपेंसी रेट देखा जाता है कितना लोग आते जाते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस के केस में, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस के केस में, रॉ मटेरियल कंजम्पशन के केस में, क्वांटिटी, वेस्टेज एंड स्क्रैप परसेंटेज अगेंस्ट प्रोडक्शन। अगेन वही बात है आपका क्या, क्वांटिटी सेल्स। मतलब यहाँ पर ये नॉन फाइनेंशियल डाटा को लिया। और आखिरी पॉइंट था मॉडलिंग टूल। तो मॉडलिंग टूल तो चलो ये इसका एक स्ट्रक्चरल मॉडलिंग की बात करें। मॉडलिंग टूल है, स्टैटिस्टिक्स को आधार मान के किया जाता है, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है, लीनियर रिग्रेशन में होता है। चलो, तो ये टेक्निक्स के ऊपर 4 नंबर का अलग से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर स्पेसिफिकली रीजनेबलनेस टेस्ट नॉन फाइनेंशियल डाटा के ऊपर अलग से हो सकता है। भाई साहब मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं, आप भी अपनी नोटबुक में ये नोट कर लेना। अभी नोटबुक लेकर नहीं बैठे हो तो नोटबुक चालू करना और इस टुकड़े को आराम से बिल्कुल फिर से देखना और मार्क करते चले जाना। इसके बाद हम लोग आए थे भाई साहब एनालिटिकल प्रोसीजर की यूज एज ए सब्सटैंशियल टूल। एनालिटिकल प्रोसीजर को एक सब्सटैंशियल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सब्सटैंटिव टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखो, ऑडिट प्रोसीजर्स दो या ऑडिट फेज 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका रिस्क असेसमेंट और दूसरा होता है अदर ऑडिट प्रोसीजर। अदर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर क्या होता है जी भाई साहब, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे डबल क्लिक किया तो फिर अगेन 2 बातें होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो ये करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नंबर 1 कि सुटेबल होनी चाहिए अपनी एनालिटिकल प्रोसीजर। नंबर 2 रिलायबल होना चाहिए। नंबर 3 एक्सपेक्टेशन को हमको डेवलप करना है कि यार क्या एक्सपेक्टेशन हम रखें ताकि हम एक्चुअल के साथ कंपेयर कर पाए, क्योंकि सारा खेल कंपैरिजन पे चलता है। और वेजेस का हमने एक एग्जांपल लिया था, याद करो, वेजेस का एग्जांपल लिया था कि यार पिछले साल, और आज ही पढ़ा है रे, कैसे सोचते हो, पिछले साल इतने वर्कर थे, फिर ये हुआ, इतने लोग गए, इतने आए, एक्सपेक्टेशन उनकी इंक्रीज को लेकर क्या है, ये बातें हमने की थी। उसके बाद एक्सेप्टेबल डिफरेंस। एक्सेप्टेबल डिफरेंस के अंदर हम लोग ने ये बात किया कि भैया हमने एक बजट बनाया और बजट के ऊपर कितना जा रहा। अब एक बात को ध्यान से समझना, 1 करोड़ याद आ रहा है ना, मतलब एग्जाम में वापस से नहीं ले रहा उसको। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप में या तो ये चारों के बारे में पूछेगा। जब ये चारों के बारे में पूछेगा तो जाहिर सी बात है 2-2 लाइन के अंदर अपन को सबको एक्सप्लेन कर देना है, जो आई गेस कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे भी 4 नंबर का अगर पूछेंगे तो फिर वो पहले 2 पोर्शन ही हैं 4 मार्क्स के लिए। या तो आपको पूछेगा बताओ बच्चों बताओ कि एनालिटिकल प्रोसीजर कब सुटेबल होती है, कब नहीं, कैसे पता चलेगा? तो 5-6-7 पॉइंट से, और उसको हमने अलग से लिखा हुआ है, यहां देखो कि कब सुटेबल होगा कब नहीं होगा। 6-7 पॉइंट है, इसमें से कोई 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन 4 नंबर का अपने आप में अगर पूछा गया तो फिर वो ये हो सकता है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। तो रिलायबिलिटी ऑफ डाटा किस तरीके से सुटेबलनेस को बताती है जी, ये चीज को लेकर हमने
तमाम 4 से 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, 4 पॉइंट आपको यहाँ भी पता होना चाहिए। इसके बाद वाला इंडिविजुअली 4 नंबर पे नहीं पूछा जाने वाला है। इसके अगर ये सी और डी के बारे में इंस्टीट्यूट जानना चाहेगी तो पहला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन ही पूछ लेगी कि भैया ये ABCD को एक्सप्लेन कर दो, 1 2 3 4, ये चारों को एक्सप्लेन करवा देगी। बात समझ में आ रही है? और इनको एक्सप्लेन करना है 2-2, मतलब ये प्रैक्टिकली सोचो 4 नंबर का है तो 1-1 नंबर के 4 हो गए। अब 1 नंबर में कितना लिखोगे, 2-2 3-3 लाइन तो लिखोगे ना उसको समझाने के लिए। तो बिल्कुल नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखवा ही दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद इस पर स्पेसिफिकली कोई डेवलप आना चाहे तो इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा कि एक्सपेक्टेशन को कैसे डेवलप करोगे आप, कि भैया हम क्या देखने वाले हैं, किन बातों का ख्याल रखने वाले हैं। ये 2-3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था, मैं दोबारा नहीं ले रहा हूँ, बार बार एक चीज को लेने की जरूरत नहीं है। आई नो यू नो। एंड एक्सेप्टेबल डिफरेंस, मैंने जो डिफरेंस सोच रखा है कि यार 2-5 लाख 7 लाख से ज्यादा का वेरिएशन नहीं आना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा आ जाता है अगर, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन की साइड जाऊंगा, अदरवाइज मैं इग्नोर करूंगा। इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाऊंगा तो इन्वेस्टिगेशन में, हाँ इन्वेस्टिगेशन की तरफ अगर इस पे क्वेश्चन आया ना तो एक टेक्निकल क्वेश्चन बना के देंगे कि यार ABC लिमिटेड की ऑडिट करने के लिए मिस्टर एक्स एक ऑडिटर गए। मिस्टर एक्स एक ऑडिटर हैं, वो ABC लिमिटेड की ऑडिट करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने डाटा कॉल किया, डाटा मंगवाया, डाटा मंगवाने के बाद उन्होंने जांच किया पिछले साल के डाटा के आधार पर उन्होंने क्या किया कि कुछ एक्सपेक्टेशन ड्रॉ की, कुछ बजट बनाया कि यार पिछले साल इतना एक्सपेंस था, मान लो 2 करोड़ था और इस साल एक्सपेंस 2 करोड़ 20 लाख होना चाहिए, 10% से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन इस साल एक्सपेंस 3 करोड़ नजर आया, यानी कि 90 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। हमारी एक्सेप्टेबल डिफरेंस 10 लाख तक था, फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल फ्लक्चुएशन 10 लाख तक था, लेकिन ये तो 1 करोड़ ऊपर जा रहा है, तो भाई साहब ये तो 90 लाख ऊपर जा रहा है हमारी सोच से। तो जाहिर सी बात है 90 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च क्यों हो गया, अच्छा एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो गड़बड़ होगी, गड़बड़ नहीं, ऐसे नहीं दिमाग लगाना। अगर एक्स्ट्रा खर्च जा रहा है तो वी हैव टू क्वेश्चन, देयर इज अ नीड टू क्वेश्चन विद मैनेजमेंट, व्हाई, क्यों कर रहे हो ऐसा, भगवान का डर नहीं है आपको, बताओ हमें। 1-1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होता है क्या? मैनेजमेंट बोल रहा है थाम थाम, आराम से बैठो, पानी पिलाओ, ऑडिटर को पानी पिलाया जाएगा, ऑडिटर बोलेगा पी लिया हूं पानी, बताओ, नहीं और पियो, रुको पी लेता हूं, पी लिया, अभी बताओ। तो मैनेजमेंट बताएगा देखो भाई साहब पिछले साल हमारा इतना था, इस साल आपने एक्सपेक्टेशन, सेल भी तो बढ़ा है, और यार मैंने सेल देख ली आपकी, सेल आपका 10% से बढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली खर्चा भी तो 10% से बढ़ा लो। नहीं सर सुनो, सर महंगाई कितनी बढ़ गई है, सर ये कितना हो गया, सर वो कितना हो गया। हम मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट का जवाब जो है ना वो एक इंटेलिजेंट जवाब नहीं लग रहा है, हम उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। या तो मैनेजमेंट बोल देगा भैया हमारे पास कोई जवाब नहीं है, आइदर नो एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन विच इज सेटिस्फाइबल, तो हम बोलेंगे अच्छा, तभी मैं सोचूं, मतलब अपनी बेइज्जती कभी नहीं मानते, तभी मैं सोचूं आती है लाइन, जब एक बुजुर्ग होता है, जब एक बुजुर्ग होता है या फिर एक अवधि से बड़ा बंदा होता है, वो अपनी गलती नहीं मानता, क्या होता है, अच्छा तभी मैं सोचूं ऐसे कैसे हो गया यार, मेरी पकड़ से कैसे चीजें बाहर निकल गई, हाँ इसलिए हो रहा होगा, और मैं तो बड़ा भयानक ऑडिटर हूं। अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो क्या करेगा, ऐसे अपनी बेइज्जती छुपाते हुए भाग लेगा। लेकिन अगर ऑडिटर देख रहा है कि यार ये तो मूर्ख बना रहा है मुंह पे, तो आइदर एक्सप्लेनेशन आर नॉट गिवन कि भैया हमारे पास कोई जवाब नहीं है, आपको जो करना है कर लो, तो बात खत्म हो जाती है। कई बार बिल्कुल मैनेजमेंट कई बार ऐसा रूखा जवाब देता है, आपको जो रिपोर्ट करना है करके जाओ, मेरे को कोई लेना देना। इधर ये, और क्या होगा, मैनेजमेंट आपको बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा, बुद्धू बन गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बुद्धू नहीं बन रहे हो उससे, तो जाहिर सी बात है एक्सप्लेनेशन विच आर नॉट रेलेवेंट फॉर ऑडिटर, इट मींस, या वो ऐसा मान के चलेगा इट मींस देयर इज नो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड। एक्सप्लेनेशन रेलेवेंट होना चाहिए ना, जो मुझे एडजस्ट करके समझा दे। अगर ऐसा होता है कि नहीं हो पाया जी, इनका एक्सप्लेनेशन अपने को समझ नहीं आया है, तो फिर अपन क्या करने वाले हैं, अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे मैटर को, पता नहीं कहां गया, अपन मैटर का क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, अदर प्रोसीजर्स हम अपनाएंगे। गड़बड़ है तो मैनेजमेंट से पूछ लो, अच्छा गड़बड़ है लेकिन एक्सेप्टेबल लेवल तक है तो छोड़ दो,
अगर नहीं है एक्सेप्टेबल, ज्यादा है, तो इन्वेस्टिगेशन में पहले मैनेजमेंट से पूछ के देख लो, मैनेजमेंट का जवाब आ जाता है, नहीं आता है, व्हाटएवर इट इज, अगर हम संतुष्ट हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, मैनेजमेंट लेवल पर ही संतुष्ट हो गए तो बात खत्म। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अपनाएंगे, ROMM वापस से लगाएंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क किस तरह से बढ़ रही है इस फ्लक्चुएशन को लेकर। तो ये यू हैव टू आंसर, यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स इन केस ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन ओवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही आप इतना कर दोगे ना, आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म भाई साहब। बहुत कहने को, देखो बोलने को या बाजार में जो बच्चों की जबान में है भाई साहब, SA520 इज अ वेरी टेक्निकल टॉपिक, SA520 ओ माय गॉड। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, ये पर्टिकुलर, ये देखो मेरी चेयर का लेग आ रहा है ना, अच्छा ये वाला लेग आ रहा है, ओके। सुनो कि मैं क्या बोल, इसको हटाने की कोशिश करूँ, नहीं हट रहा है, हट गया, यस ओके। तो व्हाट आई वांट टू से यू, आई वांट टू से यू वन थिंग कि भैया अगर किसी भी तरह का एनालिटिकल प्रोसीजर को लेकर जो बाजार में भय है ना, उस भय को कर दो बाहर। क्योंकि जब तक आप डरते रहोगे ये डराता रहेगा, इससे आसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, ये चीजें समझने वाली हैं। और आप बिल्कुल, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मान लो कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है ना भाई साहब, लॉटरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसे हमने बड़े तरीके से, बड़े आसानी से, बड़े प्रेम से समझाया। मजा आने वाली चीज है, क्या आने वाली चीज है, मजा आने वाली चीज है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है बॉस, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बहुत बेहतर तरीके से हमने डिस्कस किया है, और उतनी ही बेहतरी से आपको क्या करना है भाई साहब, इसके नोट्स को जो मैंने दिए हैं उसको गो थ्रू कर लेना है, इसके नोट्स को साथ साथ। अभी जैसे डे 1 होता है, डे 2 होता है, डे 3 होता है, तो आप आगे के सेशंस के लिए भी कोशिश यही करना कि जैसे जैसे मेरे दिन निकलते जाएंगे ना, डे 1 हो गया तो डे 1 जितना मैं नोट्स में से पढ़ लूं, डे 2 जितना मैं नोट्स में से पढ़ लूं, डे 3 जितना मैं नोट्स में से पढ़ लूं। अगर आप ये नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तो चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। तो जो बच्चा नहीं पढ़ा है या जो बच्चा पढ़ने के बाद भी डर में है, आप उसके लेवल पे आके खड़े हो जाओगे, मैं फिर कोई मदद नहीं करता। चीजें इकट्ठी होती तो डर लगना चालू हो जाता, फिर हम बिना सीक्वेंस पे कुछ भी, अपने को लगता है ये छोटा है इसको खत्म कर देते हैं, हम सीक्वेंस से नहीं चल पाते। तो कोशिश ये करें कि वाइल क्लासेस अब अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना डेवलप हो जाए कि एट द एंड ऑफ द क्लास, आखिरी जिस दिन क्लास हो ना, उस दिन ऑडिट भी आपका आखिरी दिन हो, आपको अलग से उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और ये चीज आप ही को देखनी है, आपको दूसरा आपके आकर आपकी मदद नहीं करने वाला है। और प्रैक्टिकली सोचो कि जिस दिन ऑडिट के लेक्चर्स खत्म हुए और आप बोलो कि मैं अब पढ़ना शुरू करता हूं, तो यार फिर आप अपने हिसाब से सीक्वेंस सारी तोड़ ताड़ के चलोगे। और मैं बोलूंगा देखो जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था, आप बोलोगे मैंने कहा पढ़ा, वो भाई सीक्वेंस से चलता तो मजा आता ना जिंदगी का। मेरे हिसाब से चलोगे तो 70 लिख के दे रहा हूं, आज 70 मार्क्स आप लेके आओगे, 70 का लिख कर आओगे, ये बोल ही नहीं रहा हूं। 80 का लिख, मैं कह रहा हूं तुम प्राप्त करोगे यार, लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे ना, कायदे ही तोड़ दोगे तो फिर यार जिंदगी का मजा कैसे ले पाओगे। तो ये चीज को आपको अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है। और चलो हम आते हैं वापस अपने उस पर। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट SA520। अगला सेशन जो होगा हमारा, आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं SA500 की सीरीज लेने वाला हूं, जो कि अब बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर जो बेसिक टुकड़े बहुत सारे डिस्कस कर लिए, तो वो है इस स्टडी मटेरियल के पेज वाइज देखे तो 32 पेज का दे रखा है, लेकिन डरने का नहीं, वो कैसे अपन उसको खत्म करेंगे। हमारे नोट्स भी 25-26 पेज के होंगे, लेकिन ये मान के चलो कि इतना आसान है कि ऐसा आपको लगेगा नॉवल पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे जिस जिस दिन में जितना खत्म कर दूंगा ना, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कि उतना उतना पोर्शन आप लोग क्या करो यार, उतना उतना पोर्शन साथ साथ निपटाते जाओ। नहीं निपटाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। बात समझ में आती है? अगर तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, 520 इज ओवर, खुशी की बात है, बाय।